नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सीटेट बिल्कुल अब करीब आ चुका है, ज़्यादा दिन बचे नहीं है, एक हफ्ता ही बचा है। तो इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा आपको करना चाहिए वो करना चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो वही सीरीज़ मेरे चैनल पर चालू है और इसमें आज हम 8 दिसंबर 2019 को जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें जो पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न हैं, क्या कहते हैं, एनसीईआरटी के जो प्रश्न आते हैं और पेडागोजी, उन 30 के 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, व्याख्या भी करेंगे और ट्रिक भी बताएंगे आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव की, और पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। तो मित्रों, रहिए क्लास में। स्किप करने की बजाय अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर स्किप करके देखेंगे तो उसी के अनुसार फ़ायदा होगा, और मैं क्या बता सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत से नागरकोइल यानी केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए मित्रों, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बट मैं आपको ये समझा देता हूँ यहाँ पे। कोशिश करूँगा कि आपको पूरा समझ में आए। बाकी देखते हैं, इधर हम थोड़ी जगह बना लेते हैं इसके लिए। चलिए देखो, 2120 किलोमीटर है क्या डिस्टेंस। पूछ क्या रहा है, चाल। चाल जो होती है उसका फार्मूला होता है डिस्टेंस यानी कि दूरी बटे समय। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए, दूरी तो हमारे पास है, अब हमें समय निकालना है। तो अब समय कैसे निकालेंगे, देखेंगे। 29 नवंबर को चला वो कितने बजे, 19:45। 19:45 का मतलब है कि 7:45 पर शाम को चला वो, पीएम में। इसका मतलब ये है। फिर 30 नवंबर और इसके बाद 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को ये पहुंचता है सुबह 11:45 पे। तो अब हमें ये देखना है कि इन 3 दिनों में उसने कितना समय लिया। तो इतना आपको ये समझ में आ गया। अब मैं आपको टाइम निकालना और बता देता हूँ। वैसे तो इसका कुछ खास फार्मूला है नहीं, तो सीधा सीधा थ्योरी का क्वेश्चन है, थ्योरी के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ जगह बनाने की जहाँ पे आपको ये सॉल्व करके दिखा सकूँ। चलिए, 29 नवंबर कितने बजे, 19:45, यानी कि शाम को 7:45। ये चलो यहाँ लिख देता हूँ, 7:45 PM। इसके बाद 30 नवंबर आया, इसके बाद 1 दिसंबर आया। 1 दिसंबर को 11:45 पर सुबह यानी कि AM में ये गाड़ी पहुँच गई नागरकोइल। अब देखिए, ये जो 19:45 है, जब ये 29 को है तो 30 को भी हुआ होगा ये टाइम। अब इसका मतलब है कि 7:45, शाम के 7:45, और गाड़ी पहुंची है अगले दिन 11:45। यानी कि ये जो 7 बजे हैं, 7:45 मॉर्निंग के, AM के। अब देखो, अब टाइम निकलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक 24 घंटे हो गए, और यहाँ रात को 6:45 से सुबह 6:45 तक 12 घंटे हो गए। अब 7:45 से 11:45 तक 4 घंटे हो गए। टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 या 36 4 40 घंटे। यानी कि समय कितना लगा, समय लगा 40 घंटे। अब वापस आ जाते हैं। दूरी कितनी है, दूरी है हमारी 2120 मीटर। समय कितना है, 40 घंटे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 53 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। अब देखेंगे 53 कहाँ पे है भाई। अब ठीक कर लेते हैं हम इसको। तो आंसर हो गया थर्ड। आंसर हो गया आपका थर्ड, सिंपल सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो देखो, इसका आंसर करणम मल्लेश्वरी है। अब इनके आंसर आप कब दे पाएंगे, जब आपने EVS की 3rd 4th और 5th क्लास की किताब को चाट डाला हो, रट डाला हो, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके थ्योरी के क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो जड़ इसमें कौन कौन सी है, इसको देखेंगे पढ़ के। गाजर, चुकंदर, मूली, ये जड़ हैं।
अगला प्रश्न, इसमें कुछ समझाना नहीं है, देखो सीधे सीधे प्रश्न है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं इसको करवा देता हूँ। जो समझाने की चीज़ है वो आपकी पैदा है वो मैं बता दूंगा। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सीधे सीधे आंसर है। और मैं आपको बताऊँ ये आप तभी बता पाओगे जब आपने EVS की 3rd 4th और 5th क्लास की NCERT की बुक्स रटी हैं तो, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। अभी भी समय है, आप कर सकते हो उसको। 7 दिन बचे हुए हैं, 7 दिन में 3 किताबें खत्म हो सकती हैं। नेफेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, सही है। यह केवल छोटे छोटे कीड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, इसको थोड़ा होल्ड करेंगे। यह छोटे मोटे कीड़ों को खींचने के लिए, हाँ, ये मोहक आवाज़ निकालता है, ये बात ठीक है। जो इसमें फंस जाते हैं वो बाहर नहीं होते, ये वो आवाज़ नहीं निकालता है, वो क्या करता है, वो गंध होती है, गंध। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ABC आंसर हो जाएगा इसका 4th। एक मिनट रुकिए। देखिए इसमें पहला और दूसरा A और B यही सही है, क्योंकि ये केवल छोटे नहीं, ये बड़े पौधे भी खाता है, मुझे याद आ गया, बड़े पौधे भी खाता है और यहाँ पे आवाज़ की बजाय वो क्या करता है, गंध निकालता है। तो C और D ये दोनों गलत हैं, A और B सही है। आंसर होगा इसका फर्स्ट, A और B। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में है? तो भाई ये तो बहुत आसान है, मुझे लगता है आप इससे बड़ी आसानी से बता सकते हो। गुजरात का है, गुजरात से ही दांडी यात्रा स्टार्ट हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। तेज ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, कौन सा रोग है? मलेरिया। मलेरिया की जो दवाई है वो सिनकोना की छाल से बनती है। अब देखिए एक क्वेश्चन, ये दिशा का क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन देखो आता जरूर है, एक क्वेश्चन ये फिक्स है। चलो इस क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए यहाँ इस जगह में जो बची हुई है उसमें हम देखेंगे। किसी डॉक्टर का घर X पर स्थित है, तो भाई X हम मान लेते हैं कि भाई X ये होगा, तथा उसका अस्पताल Y पर स्थित है। अब Y हमें पता नहीं है। डॉक्टर के घर से, यानी घर इसका मतलब X, अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं आता, डॉक्टर पहले A पर जाता है जो X के ठीक पूर्व में। अब देखो इसको समझ लो पूर्व पश्चिम कैसे होता है। ये पहले मैं पूर्व पश्चिम बता देता हूँ। ये देखिए, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये ध्यान रखना। अब चलेंगे, X पर उसका घर है, फिर वो क्या करता है, A पर जाता है जो X के ठीक पूर्व में है। X ये है, X का पूरब ये हो गया इस साइड में, यानी कि यहाँ A है। A आ गया, कितना है A? 600 मीटर। चलो भाई 600 मीटर लिख दो यहाँ पे। इसके बाद वो दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर, फिर वह A से ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, A के बाद वो B पर जाता है जो A से दक्षिण में है, कितना है? 450। ये 450 हो गया, ये पॉइंट आ गया B से फिर वो C पर जाता है, तो B के ठीक पश्चिम में 100, B के पश्चिम में, पश्चिम इस तरफ होगा 120। बहुत टेढ़ा टेढ़ा सवाल है भाई। और अंत में वह Y, यानी कि असम जो C के ठीक उत्तर में है, C यानी कि ये वाला C पॉइंट था, इसके उत्तर में यानी कि ऊपर, ये Y आ गया। चलो, अस्पताल के सापेक्ष में डॉक्टर का घर की सही दिशा क्या है? तो कोई अस्पताल के सापेक्ष में यानी कि Y के सापेक्ष में, तो जो जिसके सापेक्ष में है वहीं पे ऐसे डंडा लगा देंगे, यानी कि पूरा पश्चिम कर लेंगे। तो देखो पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर होता है, दक्षिण यहाँ होता है। अब Y से डॉक्टर का घर कहाँ है? ये रहा। ये कौन सी दिशा है? ये दिशा जो है ये आपकी हो गई उत्तर पूर्व, नहीं पूर्व नहीं, ये पश्चिम है, उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। अब उत्तर पश्चिम आंसर है कहीं इसमें, ये रहा B। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय? तो अगर आपने किताब में पढ़ी है तो आप आंसर बता देंगे मिजोरम। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। देखो ये सीधे सीधे सवाल हैं, इसमें मैं आपको क्या समझाऊं। अब समझाने के क्वेश्चन आए, अब समझाऊंगा। 71
एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए यानी कि क्या पूछ रहा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ाना। जिज्ञासा पॉजिटिव, सृजनात्मकता पॉजिटिव। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथ से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। संज्ञानात्मक, गत्यात्मक, खोजबीन, हाथ से की जाने वाले कार्य, ये सब पॉजिटिव होते हैं। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। समझ पॉजिटिव, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ये ब्रॉड टर्म हो गई इसलिए भी पॉजिटिव। तो ये पहला दूसरा तीसरा तो पॉजिटिव और चौथा देखो, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। सटीक यानी कि फिक्स, प्राइमरी लेवल पर, क्योंकि ये प्राइमरी का पेपर है, प्राइमरी लेवल पर कोई भी चीज़ सटीक नहीं है, फिक्स नहीं है। अगर फिक्स है तो वो नेगेटिव है, नेगेटिव ही पूछ रहा था, आंसर कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की पर्यावरण अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक की अवधारणा, पर्यावरण शिक्षा। देखिए, विज्ञान एक विषय, पर्यावरण शिक्षण, सामाजिक अध्ययन व विज्ञान 3 विषय, विज्ञान व सामाजिक 2 विषय, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान 2 विषय। तो देखिए ये चारों ही आंसर लग रहे होंगे आपको। अब आपको क्या करना है, जब चारों आंसर लगे तो आप ब्रॉड चीज़ में जाओ। ब्रॉड यानी जो ज़्यादा है, तो ज़्यादा विषय कहाँ पे हैं? ये 3 विषय हैं यहाँ पे, ये आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो भाई सही वही चीज़ होगी जो पॉजिटिव होगी, ये आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। नहीं, गलत। कक्षा 1 व 2 के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ये बात सही है, क्योंकि पहली और दूसरी क्लास में ईवीएस की बुक नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। फिर ईवीएस बच्चा कैसे पढ़ता है? 3 किताबें होती हैं पहली और दूसरी क्लास में, गणित, इंग्लिश और हिंदी, भाषा की 2 किताबें होती हैं और 1 मैथमेटिक्स की होती है। तो इन्हीं 3 किताबों के माध्यम से बच्चा ईवीएस पढ़ता है। पहली और दूसरी क्लास में ईवीएस की किताब नहीं होती है। दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से ये तो फिर पढ़ना बेकार है, क्योंकि ये थ्योरी का क्वेश्चन है एक तरह से। जो चीज़ फिक्स है वो मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजबीन के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। देखो, खोजबीन तो पॉजिटिव चीज़ है, तो पॉजिटिव चीज़ ही इंगित करेगी। तो क्या करेंगे? पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, सुनाना, दोहराना, प्रत्यास्मरण, ये सब नेगेटिव होते हैं। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, होल्ड करो। पर्यावरण बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित पॉजिटिव। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नेगेटिव आंसर, क्योंकि प्रॉपर पॉजिटिव मिल गया तो अब होल्ड वाले का कुछ काम नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावों के प्रकरणों का उप प्रकरण है? देखिए, जो पर्यावरण अध्ययन है इसको उन्होंने थीम्स में बांटा है। थीम्स यानी कि प्रकरण, और प्रकरण में भी प्रकरण। तो वो क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है, यानी कि थीम्स का उप थीम है। तो उप थीम इसमें से कौन सी है? तो इसके लिए देखो, या तो आप ईवीएस की किताबों को पढ़ो, उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ईवीएस की थीम्स का एक वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और इतना सटीक है, साथ में इसमें मैंने ट्रिक भी दी है कि आपको थीम्स याद कैसे करनी है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप इसमें जाएँ और उसको सीख लें। फिलहाल हम इसके यहाँ पे आंसर की बात करेंगे। तो जो जानवर है ये उप थीम है, परिवार, भोजन, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये थीम है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि? वांछनीय यानी कि जरूरी कौन सी चीज़ होगी? पॉजिटिव चीज़। चलिए, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना,
बहुसांस्कृतिक पॉजिटिव। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चे के देने के लिए प्रेरित करें। सूचना बच्चे को नहीं देनी है, ये ध्यान रखें कि आपको बच्चों को सूचना नहीं देनी है, ये नेगेटिव है। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन, रेखीय नेगेटिव वर्ड है, केवल नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। तो भाई नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है ये मुझसे मत पूछ लेना, क्योंकि भाई ये तो मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो सीखना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है, जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देख रहे हो क्लास 1 से देखना शुरू करो, नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आ जाएंगे। क्लास 1 से देखो, CD के देख रहे हो, हिंदी पैडा, इंग्लिश पैडा, किसी भी सब्जेक्ट की सारी क्लासें पड़ी हुई हैं यूट्यूब चैनल पे मेरे, तो वहाँ देखेंगे। मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, कैसे सीखना है, कैसे याद करना, सब कुछ है उसके अंदर। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के बच्चों के द्वारा ज्ञान की संरचना में महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ महत्वपूर्ण होगी जो पॉजिटिव होगी। चलिए, बच्चे का सक्रिय भाग लेना, सक्रिय पॉजिटिव। बच्चों के समुदाय के सदस्य, देखो समुदाय एक बड़ा शब्द है तो ये पॉजिटिव हो सकता है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, व्याख्या, पाठ्यपुस्तक, परिभाषा, ये तीनों नेगेटिव हैं। देखिए, जब इस तरह का प्रश्न आए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है, ये जो कूट दे रखे हैं कि इनमें कौन सा जरूर होना चाहिए। तो देखो जो सक्रिय है ये जरूर होना चाहिए, यानी कि ए। अब देखो ए किस किस में है, इसमें ए नहीं है, इसे हटा दो। अब डी देखेंगे, देखिए जो डी है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखो कि डी किस में नहीं है, डी इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, इसमें डी है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर क्या होगा, या तो ए सी या ए बी सी। तो भाई जो डी है ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव, इसको छोड़ देंगे, बाकी ए और बी सी आंसर है। आंसर आपका हो जाएगा इसका फर्स्ट, 77 का फर्स्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, किससे। वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, व्याख्या नेगेटिव। शिक्षकों के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन व व्याख्या। देखो अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीके से उसका प्रदर्शन कर रहा है, फिर व्याख्या कर रहा है, तो ये सिर्फ व्याख्या के मुकाबले ज़्यादा पॉजिटिव है। जब ये ज़्यादा पॉजिटिव है तो इसको ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, बाकी अब हम देखेंगे। देखिए कहानियाँ बच्चों को अच्छी लगती हैं इसलिए हम इनको लेके चलेंगे। वृत्तांत कहानियाँ ही होती हैं तो ए और बी तो पक्का होना चाहिए। अब देखो दो ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे ए भी है और बी भी है, तो इसमें ए और बी नहीं है, बाकी सब में है। तो अब हम आंसर किसको करेंगे, तो अब हम आंसर करेंगे ए और बी को, क्योंकि ये व्याख्या नेगेटिव, अवधारणा का प्रभावशाली प्रदर्शन, और ये भी व्याख्या, प्रदर्शन नहीं कि दिखाना, ये भी नेगेटिव होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए और बी। अगला प्रश्न देखेंगे 79। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या होगा। पॉजिटिव उद्देश्य होगा, भाई नेगेटिव तो नहीं हो सकता। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास, सृजनात्मकता पॉजिटिव। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास, रचना कर रहे हैं बच्चे, अवलोकन कर रहे हैं, पॉजिटिव। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना, सौंदर्यगत संवेदना तो ये भी लगभग पॉजिटिव है। तो देखिए उस हिसाब से देखा जाए तो पहला और दूसरा तो जरूर होना चाहिए, यानी कि जिसमें ए और बी हैं वही आंसर है। इसमें ए और बी हैं और सी भी है तो और अच्छी बात हो गई, आंसर कर दीजिए। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्यों। कोई पॉजिटिव कारण होगा इसलिए दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। अनुशासन नेगेटिव। शिक्षकों की सुविधा और दुविधा की बात हो रही है तो वो भी नेगेटिव। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहित करना पॉजिटिव। समूह में सीखना बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, सामाजिक अंतःक्रिया पॉजिटिव। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करेगा, समय पर पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना ये नेगेटिव होता है। आंसर क्या है, बी और सी। बी सी देख लो कहीं है भाई, ये रहा बी और सी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है। जो प्रभावशाली वही होगी जो पॉजिटिव होगी। परिवार पॉजिटिव है, समुदाय के सदस्य ये भी पॉजिटिव है, समुदाय एक बड़ा टर्म है।
समाचार पत्र ये भी पॉजिटिव है, इसकी बात की कक्षा ये भी पॉजिटिव, तो सारी ठीक लग रहे हैं। तो फिर आंसर क्या होगा, ए बी सी। जब सारे ठीक लग रहे हैं तो जो मैक्सिमम मिल जाए वही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। पॉजिटिव का होगा, अभी नेगेटिव का तो होगा नहीं। वैश्विक से स्थानीय, नेगेटिव, क्योंकि स्थानीय से वैश्विक ये पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो गया। अमूर्त से मूर्त, नेगेटिव। अज्ञात से ज्ञात, नेगेटिव। आंसर है ज्ञात से अज्ञात। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने में रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। देखिए, रचनात्मक आकलन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होते हैं जो टीचर बच्चों को सिखाने से पहले जो उसके छोटे छोटे टेस्ट लेता है, वो आपका, जैसे आपने देखा होगा स्कूलों में तिमाही पेपर होता है 3 महीने में, छमाही होता है और वार्षिक होता है साल भर में। तो ये जो पेपर होते हैं, इन पेपरों को ठीक से बच्चा कर सके, इसकी तैयारी के लिए बीच में जो बच्चे का टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, कुछ एक्टिविटी करवा ली, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं। वो कह रहा है इसमें से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। तो देखिए, पोर्टफोलियो फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा है। क्रम निर्धारण मापनियाँ, ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। वर्णन अभिलेख ये भी होता है। जबकि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण जो होते हैं, वार्षिक यानी कि जो 12 साल बाद, मतलब 12 महीने में, साल भर में परीक्षा होगी, ये SA होता है। तो आंसर ये हो गया। ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। दूर कौन सी चीज़ करेंगे, जो नेगेटिव है। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत के रूप में आंकना। देखिए, उत्तरों को सही और गलत में आंकना ये नेगेटिव होता है। आंकना कहाँ गया, हाँ ये रहा। कक्षा 5 की EVS पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा पॉजिटिव। आकलन के संकेतकों का प्रयोग, ये ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, होल्ड करो। बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, गुणात्मक पॉजिटिव है, तो ये तो होल्ड ही हो गई, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। प्रॉपर ये रहा। बच्चों को मतलब बच्चों के साथ हमें प्रश्न उत्तर नहीं खेलना है। अगर आप यहाँ खेल रहे हैं तो ये नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव आंसर करेंगे। भाई देखो, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि सर जी तो बिल्कुल पढ़ाई चले जा रहे हैं, पढ़ाई चल रहे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, हंसी मजाक का टाइम बचा नहीं है। चुपचाप से पढ़ लो, तभी पास होगे। कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करे, पॉजिटिव चीज़ करे। देखो, अगर बच्चों आपको लग रहा हो कि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, तो बच्चों क्या कहते हैं इसको, स्लो स्पीड में भी आप देख सकते हैं। सेटिंग में जाके स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, हल्की स्लो कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि मैं ज़्यादा स्लो स्पीड में नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर लंबे वीडियो बच्चे देखते नहीं है, फालतू उनका नुकसान होता है। चलिए, बच्चों के क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। चलो, पॉजिटिव प्रेरित करना। बच्चों को अपने अनुभव को साझा करने को प्रेरित करती है। अनुभव पॉजिटिव, साझा करना पॉजिटिव। बच्चों के क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव, साझा और चर्चा। अनुभव, साझा और चर्चा 3 पॉजिटिव हैं। बच्चों के क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। प्रश्न को घर से करना यानी कि गृह कार्य। गृह कार्य क्या होता है, गृह कार्य नेगेटिव होता है, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा ये आपके पॉजिटिव हैं। तो अब 3 पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव ही पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे ब्रॉड देखेंगे। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कहाँ है, 1 2 3, थर्ड में, तो थर्ड आंसर करेंगे। अगला प्रश्न, अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव के तरीके से प्रश्नों को करते जाएंगे कभी भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। हमेशा मेरे इंस्टीट्यूट पर 100% रिजल्ट जाता है और अभी भी जो मैं क्लास नहीं दे पा रहा हूँ उसका कारण यही है कि मैं इंस्टीट्यूट में इतना बिजी हूँ। वैसे 3 घंटे की क्लास होती है, लेकिन आजकल बच्चे 5-5 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम कम मिलता है और इसके बाद मुझे और भी काम होते हैं, इसलिए कई बार क्लास नहीं बन पाती। कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास बनाऊँ और आपको दे दूँ, तो देखते हैं कोशिश कितनी कामयाब होती है। मतलब मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस दूँ। चलिए, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूचना में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। ऑड में आउट निकालना है। मछली, कौवा, घड़ियाल या कछुआ। तो देखो, ये जो कौवा होता है यही पानी में नहीं रहता, बाकी तो पानी में रह लेते हैं, तो आंसर भी यही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अरे सरक जा, अच्छा ये है। चलिए, हांगकांग में क्या मिलता है भाई, ये क्या है, सुमेलित करना है, यानी कि ये इधर का पोर्शन सूची 1, इधर सूची 2 है, इन दोनों को मिलाना है। देखो, तो गोवा में क्या मिलता है, गोवा में
नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली मिलती है या सरसों के तेल में, तो आप कहेंगे इस वाले में। कश्मीर में सरसों के तेल की मिलती है। केरल में क्या मिलता हुआ केरल में क्या मिलेगा? टेपिकोआ मिलेगा। हांगकांग में क्या मिलेगा? पकाया हुआ सांप मिलेगा। ये देखो मैंने इसके जोड़े बना दिए हैं, तो उस हिसाब से आप इसको देख लेना। इधर से अगर मैं कहूँ कि भाई इनमें से आंसर क्या होगा कूट में से, तो आपका जो 87 क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ये वाला। बाकी आप इसको देख लेना। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? आंसर होगा मैना। देखिए इसको आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आपने ईवीएस की 3rd, 4th और 5th की किताबों को अच्छे तरह से रट डाला है। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में, जिनकी छतें कटीली झाड़ों की होती है, में रहते हैं। मनाली में घर बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखा जाता है। अब वो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ये आप कब बता पाएंगे? ये आप तभी बताएंगे जब आपने पढ़ा होगा। तो इसमें ए और सी ये ठीक है। बाकी मनाली में खम्भों पर घर नहीं बनाए जाते, मनाली में ठीक ठाक ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए और सी 89 का आपका ए और सी है। इसको आप एक बार अगर चेक करना चाहते हो तो एनसीईआरटी की बुक ज़रूर पढ़ें। वही से मैं इसलिए कह रहा हूँ, कम से कम इस बहाने एनसीईआरटी की बुक तो उठा के देखोगे। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में केवल 2 या से 4 घंटे सोते हैं। ये बात सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां खा लेता है, ये बात गलत है। 100 किलो खाता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है, बात सही है। किसी हथनी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी, ये बात भी सही है। यानी कि पहला तीसरा चौथा है कहीं, पहला तीसरा चौथा, इसका भी 3rd आंसर हो गया। तो भाई ये मैंने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। बाकी दोस्तों फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपने डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ये सब चीज़ें करते रहिए, इससे और बच्चों को भी भला होगा। मिलेंगे मित्र अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।